हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथवैथ। देखिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसकी थर्ड वीडियो है। इसके लास्ट वीडियो में जो जस्ट मैंने कल पोस्ट की थी, उसमें लास्ट में वीडियो बनते बनते बीच में कट गया है, तो इसी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टेंजेंट टू अ कर्व, एक्चुअली कुछ काम था, इस वजह से वीडियो को कट करना पड़ा। देखिए, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंजेंट टू अ कर्व क्या होता है? इससे पहले अगर आपने 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से अच्छी बुक्स मानी जाती हैं आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस। तो जब तक वो लिंकेज नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक कर्व है, ये कल मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। ये कर्व है, ए से बी तक जा रहा है, लेट से, ठीक है। और मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ, बी तक जा रहा है। थोड़ा सा हम कर्व को और आगे बढ़ा सकते थे, जैसे ये वाइट वाला जो पार्ट है ये तो बढ़ा दिया, ठीक है। अगर ये कर्व ए से बी तक का हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है यहाँ तक, ठीक। और हमारा पार्टिकल पी पर है थोड़ी देर के लिए, जो उस पर चल रहा है, और पी से क्यू तक जा रहा है, ठीक। और हमने क्या किया कि जो कर्व बन रहा है वो किसी एक पोल या ओरिजिन से बन रहा है। मान लेते हैं ये पोल है, पोल को ही आप ओरिजिन भी कह सकते हो। भाई कोई तो ओरिजिन होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, है ना, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, पार्टिकल है, लेट से यहाँ पे पार्टिकल है अभी थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद पी से क्यू पे चला गया, ठीक है, पार्टिकल है ये। तो अभी इसकी जो तीनों एक्सिस पे पोजीशन है वो एक्स आई ले लूँ, चलेगा? एक्स आई, तीनों एक्सिस पे पोजीशन, स्मॉल एक्स आई है ये, कैपिटल नहीं है। इस एक्स आई का मतलब आप जानते होगे, इसी में एक्स वन भी है, इसी में एक्स टू भी है, इसी में एक्स थ्री भी है। दैट मीन्स कि इसी में ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के कोऑर्डिनेट हैं। कैसे लिखा जाता है? आई तीनों को अपने अंदर रख लेता, मतलब एक्स आई का मतलब एक तरीके से आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री होता है, ठीक है। यानी थ्री, ये तो डी जी नोटेशन में है, अगर थ्री डी नोटेशन में लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है इसका मतलब, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 है। ये एक तरीके से सम ऑपरेटर की तरह काम करता है, जो आई बराबर 1 से 3 तक चलता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अभी इसकी जो पोजीशन है पी की, वो एक्स आई है। फिर जब वो क्यू पर जाता है तो थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ जाती है ना। तीनों पोजीशन में मान लेते हैं ये जो लेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे जो आप देखना चाह रहे होंगे, ये जो लेंथ बढ़ रही है वो डेल्टा एक्स आई, मान लेते हैं डेल्टा एक्स आई है। जो इंक्रीज़ कर रही है बच्चों, वो डेल्टा एक्स आई है, ठीक। तो जब ये बढ़ जाएगी तो इसकी जो फाइनल पोजीशन जो ये क्यू पर पहुंच गया है, तब इसे हम क्या कहेंगे? तब इसे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई कहेंगे, क्योंकि बढ़ चुका है ना। सिंपल सी बात है ना। और इतनी दूरी में जो इसने कर्व पे जो लेंथ चली, जो ये जो आप देख रहे हो, ये कर्व की जो लेंथ है वो डेल्टा एस है। पूरा कर्व कितने का है? जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करें तो ये पूरा का पूरा एस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? एस है। लेकिन सिर्फ वो क्या है, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया उस कर्व का। हम आपको ये तो समझ लीजिए एक तरीके से जूम करके हमने दिखाया है, वरना ये कर्व ऐसा है। और ये जो हमने पी और क्यू लिया, ये बहुत पास पास है एकदम, पी और क्यू एकदम पास पास है एकदम। नीचे पी है, ऊपर क्यू, बहुत पास पास। तो एकदम पतला सा बना है, बहुत छोटा सा, लेकिन इसको मैंने जूम करके दिखाया है। ये जूम्ड पिक्चर है आपके सामने, जिससे कि आपको क्लियरली दिख पाए, इसीलिए डेल्टा वर्ड लगा। ये जो डेल्टा वर्ड है इसका मतलब भी होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि अगर नग्न आंखों से देखा जाए, मतलब बिना कुछ टेलीस्कोप या कोई भी लगाए आप देखें, बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देखें, तो आपको वो शायद एक ही लगे। ओपी लाइन और ओकी लाइन एकदम सेम लगेगी। अगर हम लिमिट लगा देंगे तो वो दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी, या यूँ कहें पी क्यू पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा। टेंजेंट की बात हो रही है। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व पे एक स्पेसिफिक पॉइंट को टच करके आगे बढ़ती है, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके वो आगे बढ़ती है। तो ये यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इस हेडिंग का देखिए, क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सीखना चाह रहे हैं हम लोग कि भाई देखिए, ये जो टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लेकर के और बात की जाएगी, बल्कि आप ये लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूनिट टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पी। पी पर अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करें
तो ये तब बात हो पाएगी बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, जो पी क्यू लाइन है, अगर पी क्यू लाइन स्ट्रेट है और कर्व पे इस तरीके से बनी हुई है ये पी क्यू लाइन, ठीक है, अगर पी आ जाए क्यू पे तो ये लाइन पी और क्यू तो सेम हो जाएगा, तो ये लाइन तो ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा, उस पर हमारी क्या निकल के आ जाएगी, टेंजेंट निकल के आ जाएगी। इसीलिए हम लोग यही हमारा लिमिट का लिमिट की तरह हमें इसे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे कि भाई लिमिट लगाएंगे, क्यू को लेके आएंगे पी पर, या पी को भी आप क्यू पर लेके जा सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में अगर हम बात करें, जो डेल्टा हमारा एक्स आई होगा बच्चों और डेल्टा एस, ये दोनों सेम नहीं हो जाएगा, मतलब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर कितना देगा, 1 देगा ना। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, जो ये हमारा अर्क पी क्यू है, मतलब ये जो पी क्यू जो लंबाई है ये पी और क्यू, ये तो एक पे आ जाएगा तो वो छोटा सा हो जाएगा, और ये जो हमारा अर्क बन रहा है इस पर, इसी के ऊपर जो अर्क बन रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो यानी अगर हम बोलें तो ये भी तो, इनका भी डिवीज़न 1 के ही बराबर आएगा, यानी अर्क पी क्यू जो है और कॉर्ड पी क्यू जो है, दोनों का रेशियो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही। अब 1 क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बात ही है यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। यूनिट मतलब ही होता है 1, इकाई। अब उन्होंने कुछ बच्चे जो यूपी बोर्ड के होंगे इकाई सदिश जानते होंगे, जिनका मॉडुलस क्या होता था, 1 आता था, है ना। लेकिन ये तभी संभव है जब ये लिमिट लगा पाए हम लोग, तो यानी लिमिट अभी लगाएंगे नहीं, तो ये फॉर्मूला एक तरीके से फॉर्मूले की तरीके बिहेव करेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, होगा क्या, ये अर्क पी क्यू की लंबाई और कॉर्ड की ये दो लंबाई तो कट जाएगी, सेम होगी, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये बच्चों जो डेल्टा होता है, ये बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, इस छोटी सी वैल्यू को भी ये कैलकुलेट करके देता है, इसे हम काटेंगे नहीं। इस पर जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है आपने क्लास 11th में सीखा होगा कि जो डेल्टा होता है, या फिर डेबर देखा होगा आपने, या फिर ये वाला डेल्टा देखा होगा, ये लिमिट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है डिफ्रेंशिएशन में, ठीक। तो कैसे बदल जाता है देखिए, तो ये बदल जाएगा आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट, जैसे क्यू से पी पे आया तो जो हमारा डेल्टा है वो बदल गया डी में, और नीचे आ गई एस, और ये हो गया 1। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से डी एक्स आई अपॉन डी एस। तो ये हमारा क्या बन गया, यही हमारा है यूनिट टेंजेंट, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। और इसे ही बच्चों हम लोग डिनोट करने के लिए आप इसे ऐसे लिखते हो, टी पावर आई, क्योंकि टी मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, और टेंजेंट पावर आई, तो यानी ये एक नया नोटेशन हो गया, नया नोटेशन है, याद रखिएगा इसको, कि हम लोग जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और आगे बढ़ें, यहाँ पे 2 नोटेशन और देखने लायक है, उन्हें स्टार बना के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसे याद रखना है बच्चों। इसमें काफ़ी सारे नोटेशंस हैं, दिमाग में रखेंगे तो आगे की जो हमारी पढ़ाई है वो ईजी हो पाएगी। देखिए, अगर ओवरऑल बुक में कहीं पे भी आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कर्व लेंथ, अर्क लेंथ की बात करके होगा, तो ये तो अभी हमने ऊपर टी आई सीखा है, इसको टी आई भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको एक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो एक्स पावर आई, और यहाँ पे आई से जस्ट पहले डैश लगा देंगे, मतलब एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को डैश लिखेंगे, एंड अगर यही चीज़ टी के रिस्पेक्ट में होता, नीचे टी होता और ऊपर एक्स आई होता, तो इसका तो एक ही नोटेशन है कि भाई एक्स आई तो लिखा आपने, लेकिन यहाँ पे ऊपर डॉट लग जाएगा यहाँ पे। तो दोनों नोटेशन आप ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और देख ही लीजिए, एक और क्या चीज़ है देखिए, स्टार, उसको भी दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, जो हमने डी एक्स बाई डी टी वाला सीन लिखा है उसको हम लोग एस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिखा है हमने डी एक्स आई बाई डी टी, तो हमें अगर इसे एस नोटेशन में अगर कन्वर्ट करना हो, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, देखिए कैसे। तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे डी एस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और डी एस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और डी टी जो नीचे लिखा है वो नीचे ही रहेगा। आप सही से देखें तो डी एस से डी एस काट सकते हैं, वापस से वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ लिखी है, लेकिन यहाँ पे काटना नहीं है, आपको पता है, इसीलिए तो हमने उसको ऑपरेट किया एक तरीके से। तो ऑपरेट जैसे आपने किया, तो ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स आई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप जानते हो, अभी जस्ट बताया कि नीचे अगर एस हो तो उसे आप एक्स
आई और डैश लगा सकते हो। और डी एस बाई डी टी क्या होगा, डी एस बाई डी टी को टी के रिस्पेक्ट में है तो क्या लगा देते हैं ऊपर, डॉट। आई बात समझ में। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टार क्यों बनाया है, ये कन्वर्जन एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों। अभी मैं एमसीक्यू जब कराऊंगा आपको एमसीक्यू पेड कोर्स में, तो बुक्स में आपके बहुत बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज तो नहीं हैं, लेकिन आपको जो बना करके और बुक से छान करके निकाल करके दिए जाएंगे वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कई सारे एमसीक्यूज अपने मन से बना करके आपके सामने परोसे थे, तो उनमें से काफ़ी सारी हेल्प मिली थी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपको, ये आप जानते होंगे। और मैंने तो वैसे पेपर जब सॉल्व कराया था तो मैंने बताया भी था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़ाई है, तो वहाँ से आप उसका प्रूफ भी देख सकते हो कि कैसे आया था नहीं आया था। ठीक है, अच्छा भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इसी के पास टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो कैसे निकलेगी। देखिए इसमें जो एक्स डॉट आई है बच्चों, आर डी आर एस, ये डी आर एस होते हैं उस लाइन के टेंजेंट के, ठीक है, ऑफ टेंजेंट। तो भैया टेंजेंट के डी आर एस मिल चुके हैं और हमें पॉइंट पी पता है ना, एट पी पॉइंट जिसको हमने एक्स आई लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो क्लास 12th में हम लोगों ने 3D पढ़ी हुई है, उसमें भी और जो ग्रेजुएशन में पढ़ी है उसमें भी। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो लाइन का एक चैप्टर होता था, लाइन इन स्पेस, तो उसमें कहा जाता था कि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट जिसे हम वेक्टर ए लिखते थे उससे पास होती है और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होती थी, तो इस लाइन की इक्वेशन आती थी आर, आर यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू वो पॉइंट जिससे वो पास कर रही है प्लस लेमडा टाइम्स वो वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत पहले की बात है, शायद आपको याद होगी कि नहीं होगी, क्लास 12th में सीखी हुई। ये तो क्लास 12th की बात मैं बोल रहा हूँ, अब तो बीएससी में भी है फिलहाल 3D में। तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे आर, आर नहीं है यहाँ पर, आर क्या है हमारा, एक्स आई वाई जे जेड के नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा वो क्या है, एक्स आई कैपिटल वाला, जिसमें हमारी तीनों की तीनों एक्सीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आर को क्या लिखा है इन्होंने, एक्स आई, कैपिटल एक्स आई कर दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू वो पॉइंट जिससे वो क्रॉस कर रहा है, पॉइंट है हमारा एक्स आई, स्मॉल एक्स आई वाला, ठीक, प्लस किसके पैरेलल है, पैरेलल किसके है भैया, पैरेलल है उसके अपने एस वाले जो डिफ्रेंशिएशन है, एस वाला डैश वाला जो डिफ्रेंशिएशन वो, और इनटू, इनटू क्या, जैसे यहाँ पे लेमडा है तो यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, इनटू सम डिस्टेंस का है, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमने लेमडा का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तब हम जा कर के लिख पाते हैं लेमडा इंटू बी। तो यहाँ पे भी डी ऐसा ही कुछ एक फैक्टर होगा जो हमारे पैरेलल वेक्टर को वहाँ तक पहुँचाएगा। आई बात समझ में। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया, इसे दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं जो हमारे कर्व हैं वो वेक्टर फॉर्म में ना दिए हों, स्केलर फॉर्म में दिए हों, यानी कार्टेशियन फॉर्म में दिए हों, तब हम क्या करेंगे, अगेन इफ़ द इक्वेशंस आर अगर कुछ ऐसी हैं इक्वेशन, मतलब ऐसे टाइप, बिल्कुल कर्व्स इन स्पेसिस टाइप, जो कल की पहली हेडिंग थी, इस टाइप के अगर दिए हों F1 और F2 टाइप, ठीक है, एक सेकेंड, तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मतलब यहाँ से जो हमारी डायरेक्शन रेशियो निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है, वो हम आपको फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं। हालांकि फार्मूला भी आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वैसे फार्मूला बहुत बड़ा है। तो क्या है फार्मूला, देखिए सबसे पहले आपको पहली जो हमारी एक्सिस है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डिवाइडेड बाई क्या करना है, और ऐसे तीनों लिख लीजिए, ये पहली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, x2 डॉट अपॉन, अपॉन बना लीजिए बड़ा सा, और फिर है क्या हमारा x3 डॉट, तो x3 सॉरी 3 ऊपर आएगा और डॉट डिवाइडेड बाई। देखिए कैसे होगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा।
अभी ऊपर 1 है तो पहले फंक्शन का देखिए, जब ये क्या है, डेबर है, ये कब लगता है, जब एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल होते हैं तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है बच्चों। ऊपर 1 है तो सबसे पहले f1 के साथ आप x2 को x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू f2 को x3 के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, चलिए यहीं पे कंटिन्यू, चलिए नीचे लिख देता हूँ, ये माइनस के बाद मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। फिर इसी का जस्ट उल्टा f1 के साथ x3 को करेंगे, इनटू f2 के साथ x2 करेंगे। ये बात समझ में, इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यही बात यहाँ पे भी करनी है, यही बात यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखिए, अगर ये ऊपर 2 है तो 1 और 3 बच रहा है कि नहीं। ऊपर f1 f2 ही रहेगा, लेकिन नीचे f1 x1 और x3 हमारे पास है। तो पहले लगा दो आप 1 के साथ 3, फिर इसके साथ लगा दो 1, ये माइनस हो गया, और ऐसे f1 f2 तो नीचे भी रहेगा, उसी का उल्टा कर दो, इसके साथ x1 कर दो और इसके साथ x3 कर दो। ऐसे लास्ट वाला देखो, f1 f2 तो रहेगा ही, साथ में नीचे क्या लगने वाला, ऊपर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 और x2 बचा, तो पहले जो है वो पहले लिखा जाएगा x1 और ये x2, और नीचे जो आएगी माइनस लगाने के बाद, देवर देवर f1 देवर f2, तो ये क्या हो जाएगा, अब उल्टा कर दीजिए उसका, देवर x2 और देवर x1। सही बात। तो ये क्या मिलेगा यहाँ से हमको, हमें यहाँ से x, भाई हमने बताया ना कि x डॉट वाला जो था वो हमारा क्या था, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको DRS मिल जाएगा, ठीक है, ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, DRS ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मिलेगा, ठीक है। DRS निकलेगा तो उठा करके उसी इक्वेशन में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। अब हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स की जो इक्वेशन होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखनी चाहिए। सर्कुलर हेलिक्स है ये, मतलब सर्कल के फॉर्म में जो हेलिक्स होगा। हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, घूमते हुए जाता है, मतलब ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई धूमकेतु एस्टेरॉयड जो घूमता हुआ जाए, एकदम सर्कल बनाता हुआ, उसे सर्कुलर हेलिक्स बोलते हैं। कुछ कुछ होते हैं पैराबोला बनाते हुए जाते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ इलिप्टिक जाते हैं ऐसे करके, तो वो सब तो फिलहाल बाद की बातें हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे ये आपको लर्न रखना चाहिए, ठीक ना, ठीक। तो भैया हो, अभी ये इसी का तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आप ध्यान से ध्यान लगाएं थोड़ा सा, तो a0 तो सेम है, जो हमारा t है वो 0 से देखिए 2πb तक है। तो अगर हम t की बात करें, कंपेयर किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे जो t की जो लिमिट मिलेगी, आपको याद हो रहा होगा टाइमिंग के हिसाब से, एंगल के हिसाब से, सॉरी, t इज इक्वल टू 0 मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे b को हटा दिया जाए तो t इज इक्वल टू हमारी क्या मिलेगी, 2π मिलेगी। और हम लोग ने फॉर्मूला क्या सीखा था, फॉर्मूला सीखा था हमारा जो s था वो टी नॉट से लेकर T1 तक था, तो यहाँ पे t हमारा 0 से 2π हो गया। और इंटरनल हमको क्या करना होता था, इंटरनल रूट के अंदर dxi बाई dt, ये चीज़ 2 बार लिखी होती थी ना, dxi बाई dt, और ये बाहर dt, ठीक। अब इसमें ये चीज़ हमको निकालनी भी तो पड़ेगी बच्चों, यानी डिफ्रेंशिएशन है ना x पे, तो यहाँ तीनों का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं, फिर उठा करके इसमें रखते हैं, ठीक। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे उठा कर रख देंगे। तो देखिए, अगर हम d बाई डी टी ऑफ x1 करें, या फिर हम इसको सिंपली x डॉट 1 करें, क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया, सीखा था कि t से डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा तो वो हमारा x डॉट 1 होगा, डॉट लगा करके हम लिख सकते हैं। लेकिन s के रिस्पेक्ट में होगा तो डैश लगाना पड़ेगा। तो जरा डिफ्रेंशिएट करिए, वो a cos t था तो माइनस a sin t हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे वाले करिए, मतलब
x2 डॉट लगाइए, x2 डॉट, तो वो तो a साइन t था, तो वो a cos t में बदल गया। तीसरा वाला x3 डॉट, x3 डॉट वो तो सिर्फ bt था, तो b बचा और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। आई बात समझ में? यहाँ से आप इसको xi को 2 बार जो डिफरेंशिएशन, देखिए अब देखिए इसको ये लिख सकते हैं xi डॉट, इसका क्या मतलब होता है कि दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। करेंगे तो करिए भैया, a साइन टी माइनस ए साइन टी माइनस ए साइन टी का मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सेल्फ का स्क्वायर है ना, 2 बार लिखना है, मतलब इसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस इसको 2 बार लिखना है, प्लस इसको लिखना है 2 बार, तो अपने आप में मल्टीप्लाई तो होंगे ना, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा तीनों। अब देखिए इन दोनों को देखें अगर आप, तो ए स्क्वायर कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अब वापस से आ जाइए एस के फॉर्मूले में, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया भैया, यही दोनों ऐड लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर डी टी कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर चला गया, बचा अंदर 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी, और टी हो गया, और आपने अपर और लोअर लिमिट अगर रखेंगे तो 0 से 2 पाई है बच्चों, तो सिर्फ 2 पाई आएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज आर लेंथ ऑफ अर्क, आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो UNIT, ठीक, यूनिट्स लिखो, यूनिट्स ज़्यादा सही रहेगा। 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारी अर्क लेंथ होगी सर्कुलर हेलिक्स की, अगर हम उसे A00 से A0 2 पाई बी तक लेके जाएं। आ रही बात समझ में? ठीक ना? ओके, चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व हुज इक्वेशंस आर, ये हमारा क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है। कह रहे ये मेक्स, ये जो टेंजेंट है वो मेक्स यानी बनाती है कांस्टेंट एंगल विद द लाइन दिस, इस लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल बनाती है। तो भैया ठीक, इस लाइन को हम प्रॉपर फॉर्मेट में पहले आपको ला के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है बच्चों, ये भी 0 के इक्वल है, और ये दोनों का मिक्सअप भी 0 का इक्वल है, तो हम आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x2 0 के इक्वल, और x3 माइनस x1 ये भी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, x2 बाई 0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हो रही है उसकी, अब x पावर 1 सॉरी x1 जो है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए अगर ऐसा लिख पा रहे हैं आप, तो एक काम और भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए। अच्छा देखिए इक्वल हैं, और अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि इनका सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है, तो ये कब हो सकता है, जब ये तीनों के तीनों इक्वल टू, दोनों के दोनों इक्वल टू 1 हो। तो आप 1 से डिवाइड भी कर लीजिए बच्चों यहाँ पे, तो ये कैसे बनेगा, x3 अपॉन 1 इज इक्वल टू x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब ज़रा इस वाली दोनों इक्वेशन को मैच कीजिए एक साथ, मतलब इसको और इसको मैच कीजिए, दोनों के इक्वल में 1 है, और इसके अपॉन में 0, बाकी दोनों के अपॉन में 1 1 है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा है तो क्या हम इसको मैच नहीं कर सकते, मैच करेंगे तो क्या बनेगा, x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 0, x3 अपॉन 1 इक्वल टू सब 1 है, तो इक्वल टू हो ही जाएंगे फिलहाल। तो हम इसको मैच करते हैं और आगे लिखते हैं, तो क्या बन जाएगी वो लाइन बन जाएगी x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 0 और x3 अपॉन 1, ये बन गई लाइन, ये तो लाइन बन गई, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में देखेंगे, अब बात करते हैं उसकी जो पहले दिया हुआ है। जो पहले दिया हुआ है वो हमारा है x1 इक्वल टू 3t था ना, तो हम उसको अब x1 जो है उसको x1 का डॉट यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो 3 बचेगा। किसकी बात में कर रहा हूँ, देखिए इसकी बात करो बच्चों, इसकी, आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे वाले को यानी x2 डॉट कर दीजिए, तो वो क्या था 3t स्क्वायर, तो वो जाएगा 6t, है ना। उसके बाद आइए x3 डॉट, तो वो कितना आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6t स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक। अब ये जो निकला है ये एक तरीके से अलग अलग डायरेक्शन हमारा, यहाँ से अब इन्हीं का ही DCS निकाल लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे पहले वाले का, तो 3 अपॉन तीनों के स्क्वायर को
रूट के अंदर करते हैं। तो तीनों के स्क्वायर को रूट के अंदर करें, 3 का स्क्वायर होगा 9, 6t स्क्वायर होगा 36t स्क्वायर, और नीचे कुछ और भी है क्या, हाँ 60 स्क्वायर है तो वो 36t पावर 4 हो जाएगा। पहले वाले का ये हो गया, दूसरे वाले का 60 अपॉन सेम वही यही चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और लास्ट वाले का 6t स्क्वायर अपॉन रूट में, क्योंकि ऐसे तो निकाला जाता है, ये जो आपके सामने ये लिखे हैं ये बच्चों DRS हैं, ठीक है, हम DCS निकालना है, तो यही चीज़ फिर यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि भाई नीचे से अगर हम 3 कॉमन लेना चाहें, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऊपर मिला 3 मिला, ठीक है, 3 मिला ऊपर में, और नीचे में हमको मिल जाएगा अपना जा कर के 3 अगर कॉमन लेने की कोशिश करें बाहर, तो 3 अगर बाहर आएगा तो 9 बदल जाएगा 1 में, क्योंकि 3 आप बाहर ले रहे हो इसका मतलब 9 अंदर ले रखे होंगे, तो ये 9 इसमें से निकला तो 40 स्क्वायर हो गया, और 9 इसमें से निकला तो प्लस 4t पावर 4 हो गया, सॉरी 4, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे किया होगा आपने, सेम 60 ऊपर रहा होगा, नीचे 3 बाहर आया होगा, रूट में बाकी वही रहा होगा, 60 ऊपर रहा होगा स्क्वायर, 3 बाहर रहा होगा, बाकी सब सेम रहा होगा। तो अब जो जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, लाइक आप देखेंगे अगर, तो ये वाला 3 ये वाला 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 से 6 कैंसिल तो 2 आ जाएगा। तो तीनों रिड्यूस होने के बाद क्या बनेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस, सॉरी 4t स्क्वायर प्लस 4t की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको आगे बताते हैं, तो जाकर क्या बना भाई, बना आपका ये यहाँ पे 1 अपॉन नीचे में 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वो भी रूट में। दूसरे वाले में क्या मिला था, 2t मिला था, और नीचे में रूट में वही सेम चीज़ कॉपी होगा, और उसमें मिला था क्या अपना 2t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में, यही चीज़ कॉपी हो गया था। तो रूट से आप बाहर निकालोगे बच्चों क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1, दूसरा 2t अपॉन वो भी 2t स्क्वायर प्लस 1 होगा, उसके बाद तीसरा वाला 2t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1, तो ये मिल गया इसके DCS। अब देखिए इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, जो पहला वाला आया है, पहले वाले का DCS क्या है बच्चों, 101 DCS या DRS जो भी बोल लो। अब हमें एंगल निकालना है, ठीक है, तो चलिए भाई एंगल अगर निकालना है हम, तो उससे पहले वैसे DCS नहीं ये DRS होते हैं, इनका भी DCS निकाल ही लीजिए। यहाँ से अगर हम इसका DCS निकाल, DCS ऑफ लाइन 1, ये भी लिख लीजिए, DCS ऑफ लाइन 1, तो उसके क्या DCS निकलेंगे, देख वो है 101 ना, तो पहला है 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यानी 2 बचेगा। दूसरा क्या है 0, तो 0 का तो 0 रहेगा, तीसरा वाला भी वही है तो तीसरे वाले का भी वही रहेगा। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर लाइक इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, इक्वेशन नहीं है लेकिन ये एक तरीके से एड्रेस दिया मैंने 2 और 3, 2 और 3 से अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, एक करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और जोड़ दिए जाएंगे। तो ये चीज़ करना है, चलिए करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं और देखिए क्या आंसर आता है। यानी एंगल बिटवीन लाइन एंड टेंजेंट कॉस थीटा, अब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 1 अपॉन √2 और √2t स्क्वायर प्लस 1 पहले वाले का आएगा, दूसरा तो 0 हो जाएगा, तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा बच्चों 2t स्क्वायर अपॉन √2 तो नीचे भी उसमें भी, और 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, देख सकते हो आप एक बारी इसका, जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो सबको देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अब जैसे एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर बचेगा 1 प्लस 2t स्क्वायर, और नीचे √2 1 प्लस 2t स्क्वायर, तो देखिए रूट टी वाला कैंसिल हो गया, मतलब ये ब्रैकेट से ब्रैकेट ही ख़त्म हो गया, ये यहाँ से इज इक्वल टू कितना बच रहा है 1 अपॉन √2, तो नीचे लेफ्ट साइड में कॉस थीटा है, तो थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे में 45 डिग्री होती है जब उसे 1/√2 लाना होता है। सो दिस इज़ द आंसर, ये कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट एंगल है कि नहीं, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, जितने लोग लॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी में
अभी जिनके जिनके कॉलेजेस में अभी लॉन्ग आंसर आते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी एमसीक्यूज़ में। अभी 5th सेमेस्टर का एमसीक्यू और आज मैं डालने वाला हूँ, 3rd सेमेस्टर का भी पड़ेगा। ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है और स्पीड इसमें बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो जैसे आप ये समझ जाएंगे तो फिर चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कब ख़त्म होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी भले ही स्पीड कम है लेकिन बाद में बहुत स्पीड बढ़ जाती है मेरी। तो डोंट वरी फॉर दैट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पैथवार। थैंक यू।